जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर आप दोनों ही कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। Уважаемый господин президент, я рад нашей новой встрече. Джанаб Агай Раис Джумхур, Мы к вам направляем представительную российскую делегацию деловых кругов. Всего в ней участвует около 80 российских компаний. А за первые 5 месяцев текущего года еще плюс 30%. Последняя формальность, это действительно именно формальность. Иран присоединяется к этой уже серьезной. از حمایت‌های جناب عالی برای عضویت جمهوری اسلامی و خوشحالم که از دور قبلی مذاکراتمون تا الان बार बार एक ही काम करना और अलग नतीजों की उम्मीद करना पागलपन की डेफिनेशन है। इस कोटेशन को लिखने का क्रेडिट अक्सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया जाता है। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट सबूत मौजूद नहीं है कि उन्होंने इसे लिखा या बोला या अकेले ही इस कोटेशन को खुद तैयार किया, लेकिन इस कहावत में अक्लमंदी की कही गई बात बेहद जबरदस्त और अनअवॉइडेबल है। दोस्तों, हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को इजरायली फौजी ठिकानों और सेटलमेंट्स के खिलाफ करे गए हमले ने जो कलेक्टिव तरीके से गजा बैरियर सिस्टम के तौर पर जाने जाने वाले इलाके पर बड़े पैमाने में इजरायली मिलिट्री रिस्पांस शुरू कर दिया, इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के दो पहलू सामने आते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे अहम बात, यह हमास का गोल और ऑब्जेक्टिव था कि इजराइल तेजी से जवाब दे। ऐसे रिएक्शन को इमेजिन करने के लिए हमास को लीग से हटकर सोचने की जरूरत नहीं थी। 2006 के बाद से आम फिलिस्तीनी आबादी को कलेक्टिव पनिशमेंट के बेस पर मिलिट्री कैंपेन चलाने की ये एस्टैब्लिश और वेल नोन इजरायली पॉलिसी रही है। इसके अलावा 1972 के म्यूनिक समर ओलंपिक्स के दौरान इजरायली एथलीटों के नरसंहार से जुड़ी इजराइल की आम लोगों से बदला लेने की एस्टैब्लिश पॉलिसी को देखते हुए 7 अक्टूबर के हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए गजा में एक बड़े पैमाने पर फौजी घुसपैठ का अंदाजा भी साइबेरिया में बर्फबारी होने के जैसे ही आसान सा प्रेडिक्शन था। दूसरा अंदाजा पहले के मुकाबले में कम प्रेडिक्टेबल था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस और इजरायली इंटेलिजेंस समेत इजरायली सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का खराब परफॉर्मेंस। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस न सिर्फ उन सबूतों पर कार्रवाई करने में नाकाम रही जो 7 अक्टूबर को करे गए हमले की तर्ज पर हमास के हमले की तरफ इशारा करते थे, बल्कि एक बार जब हमास का हमला शुरू हुआ तो हमले के खिलाफ बचाव करने में आईडीएफ की नाकामी भी सामने आई और इजरायली जवाबी हमले की जालिम इनडिस्क्रिमिनेट नेचर का काउंटर अटैक, जिसने इजरायली सिटीजन्स को अहम नुकसान पहुंचाया है, जिस हमले के लिए इजरायली ऑफिसर्स ने हमास हमलावरों को जिम्मेदार ठहराया है, उसने इजरायली फौज और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की इनविंसिबिलिटी और इनफैलिएबिलिटी यानी अजेयता और अचूकता के बिलीफ को संजीदा तौर से तबाह कर दिया है। लेकिन यह हमास के हाथों इजराइल की रणनीतिक हार की शुरुआत भर थी। इजरायली तकरीबन 3 लाख रिजर्विस्ट फौजियों को जुटाने के लिए आगे बढ़े, जिनमें से ज्यादातर को गजा मोर्चे पर भेज दिया गया। जब ये सेना इकट्ठा हो गई तो इजरायली एयरफोर्स ने हॉस्पिटल्स, मस्जिद, स्कूल्स और रेफ्यूजी कैंप समेत गजा के नागरिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ बमबारी कैंपेन शुरू कर दिया, जिसने अपनी लीगैलिटी के मामले में दुनिया को चौंका दिया।
इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बुनियादी फंडामेंटल्स की अनदेखी करके इजराइल ने खुद को नरसंहार करने वाले के तौर पर और गजा के खिलाफ अपने कामों को वॉर क्राइम्स के तौर में कैरेक्टराइज करने की इज्जत भी बख्श दी। यही हमास की जीत का ओरिजिन है और ग्लोबल मंच पर इजराइल के सियासी हार, जहां इंटरनेशनल हमदर्दी बेहद तेजी से गजा और फिलिस्तीन के लोगों के साथ जुड़ गई, उधर की दूसरी तरफ वो इजराइल से दूर होती चली गई। दोस्तों, प्रूशियन के स्ट्रैटेजिस्ट यानी रणनीतिकार कार्ल वॉन क्लॉसविट्ज ने काफी फेमसली हाईलाइट करते हुए कहा है कि जंग अलग तरीकों से करी गई सियासत है। हमास ने इस कहावत को पूरी तरह से साबित कर दिया है। सियासी तौर से उस काम को पूरा किया है जो सिर्फ फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजराइल के क्रिमिनल यूज ऑफ फोर्स के तरफ से शुरू किया जा सकता था, लेकिन जब इजराइल पर अपने एग्रेसिव हमले को रोकने के लिए इंटरनेशनल दबाव बढ़ने लगा, तब भी हमास वो हासिल करने में कैपेबल दिखा जिसे कई बाहरी ऑब्जर्वर्स ने अनथिंकेबल यानी अनकल्पनीय माना था। हमास ने इजरायली डिफेंस फोर्स से गजा में ही लड़ाई लड़ी, जिससे आईडीएफ को अहम इंसानी और मटेरियल का नुकसान हुआ। यह ऐलान करने के बाद कि इजराइल कभी भी सीज फायर या हमास के साथ कैदियों की अदला बदली के लिए सहमत नहीं होगा, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक 6 दिनों के लिए पॉज के ऊपर साइन अप करने के लिए इंटरनेशनल दबाव डाला, जहां फिलिस्तीनी नागरिकों को गजा में ह्यूमैनिटेरियन सामान डिलीवर करे गए और इजराइल की तरफ से रखे गए फिलिस्तीनी कैदियों को 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से जब्त करे गए बंधकों के बदले में बदल दिया गया। इस पूरे फैसले की एक अहम वजह अमेरिका और उसके यूरोपियन सहयोगियों की तरफ से इजराइल पर डाला जा रहा दबाव नहीं था, बल्कि हकीकत यह है कि आईडीएफ को गजा में जंग के मैदान पर और लेबनान के साथ इजराइल की नॉर्दर्न सरहद पर संजीदा नुकसान उठाना पड़ रहा था, जहां हिजबुल्लाह हमास के सपोर्ट में मिलिट्री ऑपरेशंस में लगा हुआ था। इजराइल के मेन बैटल टैंक्स में कैजुअलिटीज की तादाद अनसस्टेनेबल थी, यानी बढ़ती जा रही थी, और इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों का मोरल टूटता जा रहा था। हकीकत यह है कि इजराइल के 2 आईडीएफ ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल करना पड़ा, जिन्होंने हमास के दबाव में गजा जंग के मैदान से अपनी बटालियन वापस ले ली थी। बेंजामिन नेतन्याहू, उनके कट्टर राइट विंगर ज़ायनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इजरायली सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए सीज फायर एक कर्स यानी अभिशाप था। जियोपॉलिटिकल और बैटलफील्ड की हकीकतों के कॉम्बिनेशन से इजराइल को हमास के साथ इस तरह के समझौते में दाखिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन नेतन्याहू जैसे मुश्किलों से घिरे राजनेता के लिए, जो पहले से ही करप्शन के संजीदा इल्जामों पर इजरायली जुडिशियरी से खुद को रिहा करने के एक जबरदस्त कोशिश में इजरायली जुडिशियरी के इंडिपेंडेंट कैरेक्टर को कमजोर करने के चलते पैदा हुए सियासी क्राइसिस का सामना कर रहे थे, सीज फायर ने एक खिड़की बनाई और इजराइल के अंदर सियासी नॉर्मेल्सी ने इजरायली आबादी को 7 अक्टूबर के बारे में सवाल पूछना शुरू करने का वक्त दे दिया, और जो इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ी हार के तौर पर उभरा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल गूंज उठा। सभी उंगलियां नेतन्याहू की तरफ मुड़ गईं, जिसका मतलब था कि सियासी तौर से जिंदा रहने के लिए नेतन्याहू को अपने देश को जंग के मैदान में वापस लाने की जरूरत महसूस होने लगी। हमास के साथ बातचीत को खत्म करने का इजरायली फैसला भी इनएविटेबल था और काफी प्रेडिक्टेबल भी था। नेतन्याहू का सियासी फ्यूचर उस केओस यानी अराजकता और वायलेंस पर डिपेंडेंट था जो इस तरह की कार्रवाई से भड़केगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। इस्राइल मासूम बेगुनाह फिलिस्तीनी नागरिकों का कत्लेआम करना जारी रखे हुए है, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर और भी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। गजा में हमास और इस्राइल की नॉर्दर्न बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की तरफ से आईडीएफ पर हमले जारी हैं। इस्राइल के लिए जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जाएगी, ये सब भी प्रेडिक्टेबल है। पागलपन की डेफिनेशन एक ही चीज को बार बार करना और एक अलग नतीजे की उम्मीद करना है। इस्राइल हकीकत में पागल है, हालांकि इस पागलपन को उस हताश सियासी हालात से जोड़ा जा सकता है जिसमें नेतन्याहू और उनके कट्टर ज़ायनोवादियों के रूलिंग कोalition यानी सत्तारूढ़ गठबंधन ने
खुद को पाया है। हकीकत यह है कि इस्राइल आज जिस सिचुएशन में है उसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा सकता था। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके, या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।